हेलो माय डियर्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स अकेडमी। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियो में बात कर रहे थे जीएसटी अकाउंटिंग की, और जीएसटी अकाउंटिंग के हम लोगों ने सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले ही पढ़ लिया हुआ है। उसके दोनों वीडियोस आप सभी को हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग वहां पे जाकर के बहुत ही बेसिक से जीएसटी को समझ सकते हैं कि क्यों हमारे लिए जीएसटी अकाउंटिंग करने के लिए किस तरीके से कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमें उसको समझना है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, और पहले क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे जीएसटी की श्रृंखला में, वीडियो की श्रृंखला में। तो हम लोग बात कर रहे हैं जीएसटी अकाउंटिंग की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ओके, जीएसटी अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सॉरी ये क्या हो जाता है मेरे साथ। ठीक, तो जीएसटी अकाउंटिंग। ओके, अब जीएसटी अकाउंटिंग में हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, मैं आप सभी के लिए यहाँ पे पढ़ भी देता हूँ, और आप सभी को यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई भी देगा। क्लियर है? तो कह रहा है कि हमें जनरल एंट्री पास करनी है किसके बुक में, मुखर्जी एंड सन्स के बुक में। और एक बात ध्यान रखना है कि आपको जो जीएसटी लगेगा उसमें सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% का है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है उसमें पहला ट्रांजैक्शन है परचेज का। किसका? परचेज का। परचेज में हमारे पास 5 लाख रुपीस का परचेज है। अब यहां पर कहा गया है कि परचेज गुड्स फॉर 5 लाख फ्रॉम मेहता ब्रदर्स। आप सभी को जो भी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है वो तो आपको आता ही होगा। मैं बिना फॉर्मेट बनाए ही यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, हम लोग ऊपर लिखेंगे जर्नल ऑफ मुखर्जी एंड सन्स। ठीक है, तो मेरी जर्नल किसमें हो रही है? मुखर्जी एंड सन्स की बुक में हम लोग जर्नल करने वाले हैं। अब डेट क्या हमारे पास है? पहला डेट हमारे पास है 4 मार्च का। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मार्च 4, 4 मार्च की एंट्री है। एंट्री क्या भाई साहब? कह रहा है कि हमने गुड्स को परचेज किया हुआ है। कहां से? मेहता ब्रदर्स से। कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का। ठीक है, एंट्री कर देते हैं। हम लोग नॉर्मल एंट्री करते थे स्टार्टिंग में, जर्नल जो हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 9, तो हम लोग लिखते थे परचेज अकाउंट डेबिट, और फिर हम लोग क्या लिखते थे? टू, अगर मैंने सामान खरीदने के बाद कैश दिया हुआ है तो हम लोग लिखते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर बैंक से दिया है, चेक से दिया है तो टू बैंक लिखते थे। क्योंकि यहां पे हमारे पास रूल लागू हो जाता है इसका, रियल अकाउंट का। ठीक है, रियल अकाउंट कहता है कि जो भी चीजें आपके पास आ रही हैं, जो भी एसेट आपके पास आ रहा है उसको करिए डेबिट, और जो कुछ भी आपके पास से जा रहा है उसको प्यार से भाई साहब विदा करिए और कर दीजिए क्रेडिट। तो यहाँ पे इसी को हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग कहने वाले हैं कि अब हम लोग इसको फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि मेहता ब्रदर्स का नाम लिखा हुआ है। अब आपको मैंने पहले ही बताया होगा कि मेहता ब्रदर्स का नाम लिखा हुआ है यानी किसी भी ऐसे पर्सन का नाम लिखा हुआ है जहां से हम लोग सामान खरीद के लेके आ रहे हैं। इसका मतलब क्या किया है? मैंने सामान उधार खरीदा हुआ है, यानी क्रेडिटर्स का नाम लिखा हुआ है। तो क्या करूंगा? लिख दूंगा टू मेहता ब्रदर्स। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग एक और बात का ध्यान रखेंगे जीएसटी में। जीएसटी में जब हम लोग कोई भी गुड्स और कोई भी सर्विस परचेज करते हैं तो उस परचेज के साथ ही वो गुड्स और सर्विस हमारे पास आ जाती है। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जो जीएसटी वो क्या है? जीएसटी भी एक तरीके से एसेट है, तो एसेट के ऊपर भी लागू हो जाता है रियल अकाउंट का रूल। और रियल अकाउंट बहुत ही प्यार से कहता है कि जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको करो क्रेडिट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज ऑन क्रेडिट।
तो यहाँ पे अगर हमारे पास परचेज के साथ जीएसटी आ जा रहा है मेरे इनवॉइस में भर भर के, तो मैं एंट्री कर दूंगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने सामान परचेज किया हुआ है, जब सामान मैंने परचेज किया तो उसमें लिखा था कि भाई साहब वो सामान कितने रुपीज का है, 5 लाख रुपीज का है। ठीक है ना? अब 5 लाख रुपीज पे पहले ही क्वेश्चन में कह दिया हुआ है कि जब एंट्री होगी मुखर्जी एंड सन्स के बुक में तो 5 लाख रुपीज पे आपको 9% की CGST लगेगी और 9% का SGST। ठीक है? तो क्या करेंगे हम लोग, 9 × 45, 45,000 रुपीज हमारे पास आ जाएगा CGST और 45,000 आ जाएगा हमारे पास SGST। क्लियर है? अब जब पेमेंट करनी होगी, जो मुझे इनवॉइस मिलेगा, ठीक है ना, जो मुझे इनवॉइस मेहता ब्रदर्स सौंपेंगे, भाई देखो तुमने जो सामान खरीदा है ना, वो तुम इनवॉइस भी लेके जाओ। तो मैं क्या करता हूं, जब कोई भी सामान आप लोग भी खरीदने जाते होंगे, तो जो सामान खरीदते होंगे तो उस सामान को खरीदने के बाद से आपको इनवॉइस मिलता होगा। इस केस में जब हमें इनवॉइस मिलेगा, यानी मुखर्जी एंड सन्स को इनवॉइस मिलेगा, तो इनवॉइस में जो भी परचेज अमाउंट है, परचेज अमाउंट और जो भी जीएसटी है, वो दोनों ऐड होगा। ठीक है ना? ऐड होगा। अब तो आएगा मेरे पास टोटल प्राइस 5,90,000 रुपीज। तो हम लोग यहां लिख देंगे 5,90,000 रुपीज। क्लियर है? आगे चलिए, नेशनल बिल लिख ही देते हैं, आपको आता होगा ही। बिल गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्यों? सामान तो मैंने उधार में खरीदा हुआ है। तो आगे चलते हैं हम लोग, अब पहुंचेंगे सेकेंड एंट्री पे। यहां पे आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग, अगर आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आगे भी देख ही लेंगे। क्लियर है? देखिए मेरे पास आगे एंट्री है मार्च 10 की। ठीक है ना? मार्च 10 की एंट्री है और मार्च 10 की एंट्री में कहा जा रहा है सोल्ड गुड्स फॉर 8 लाख टू मुंजल एंड कंपनी। यहां पे भाई साहब फिर से एक जगह से सामान उधार परचेज किया, यानी क्रेडिट परचेज किया। अब कह रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, सामान को उधार खरीद लेंगे। और कहां से खरीदेंगे? मुंजल एंड कंपनी से खरीदेंगे। कितना खरीदेंगे? 8 लाख रुपीज का हम लोग यहाँ पे सामान खरीदे हुए हैं, उसकी एंट्री कर देते हैं। कैसे होगी एंट्री? यहाँ पे आप लोग देख, हम लोग जब सामान खरीदते हैं तो होता क्या है, प्रैक्टिकल समझिएगा। जब मैंने सामान खरीदा तो हुआ क्या, हमारे पास से जो गुड्स था वो आउट हो गया। गुड्स क्या है? हमारे लिए एसेट है, स्टॉक है। तो रियल अकाउंट कहेगा व्हाट गोज आउट। क्लियर है? और हमारे पास पैसे आ जाएंगे। तो पैसे भी क्या होते हैं हमारे लिए? रियल अकाउंट होते हैं। कैश रियल अकाउंट है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे तो उधार खरीदा गया है ना, तो कैसे कैसे करेंगे देखिएगा। जब उधार खरीदा हुआ है तो मेरे पास पैसे तो आने वाले हैं नहीं, तो मैं कर दूंगा, मैं लिख दूंगा नाम मुंजल एंड कंपनी। ठीक है ना? मुंजल एंड कंपनी को कर दूंगा डेबिट। ठीक है? अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं सामान बेचूंगा तो लिख दूंगा यहां पे टू सेल्स। मेरे पास से सामान चला गया। ठीक है ना? टू सेल्स अकाउंट। और जब मैं सामान बेचूंगा तो मेरे पास है जीएसटी, सामने वाले के पास चला जाएगा ना। और जीएसटी क्या है? जीएसटी एसेट है, तो एसेट के ऊपर लागू होता है रियल अकाउंट और व्हाट गोज आउट। तो व्हाट गोज आउट यहां पे लग जाएगा। तो जीएसटी भी हो जा रहा है आउट। चल निकल यहां से, टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट, और यहां पे भी टू आउटपुट जीएसटी
सॉरी आउटपुट यहाँ पे CGST अकाउंट और यहाँ पे आउटपुट SGST अकाउंट। बच्चे कह रहे होंगे लग रहा है ये मास्टर पगला गया है तभी केवल GST लिख रहा है। ना, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा बस दिमाग खराब है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, मुंजन एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो इसको हम लोग कैरे से कर लेते हैं। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन्होंने क्या किया हुआ है, 8 लाख का सामान खरीदा हुआ है। तो सेल्स वैल्यू कितनी की है, 8 लाख रुपए की है। लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं, होना भी नहीं चाहिए। टू आउटपुट CGST अकाउंट, और 8 लाख रुपए पे 9% का आपको लग जाएगा GST। ठीक है ना, CGST यानी 72,000 रुपीज का लग जाएगा आपके पास CGST और लग जाएगा 72,000 रुपीज का SGST। क्लियर है, 99%। अब आगे देखते हैं हम लोग। हमारे पास यहाँ पे ये हो जाता है सेल्स वैल्यू 8 लाख रुपीज। ठीक है ना, CGST इतना, SGST इतना। जब ये बिल मैं सामने वाले को काट के दूंगा, पर्ची काट के दूंगा, उसको इनवॉइस दूंगा, ठीक है, तो मैं उसको इनवॉइस में लिखूंगा इतना टोटल। सो 7 2 या 14, 1,40,000, 1,44,000 रुपीज हो जाएगा वहां पे, और हो जाएगा यहाँ पे 8 लाख, तो 9,44,000 रुपीज हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, लिख लेते हैं नरेशन। इसमें हुआ क्या है, जो हुआ है वही लिखना मुझे नरेशन में। सो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन प्रेडिक्ट। अरे राम, मैंने क्या कर दिया, सामान तो उधार में बेच दिया हुआ है। उधार में खरीदा, उधार में बेचा। अब ये दोनों मैंने उधार की एंट्री कर ली हुई है। मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूं, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए इत्मीनान से। कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताइए, ठीक है, मैं आपके लिए ही यहाँ पे खड़ा हूं। आप लोग अब इसको कॉपी कर चुके होंगे। मैं चलता हूं अब थर्ड ट्रांजैक्शन पे। थर्ड ट्रांजैक्शन को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग स्मूथली मजे से एकदम आगे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, मैंने यहाँ पे जर्नल ऑफ मुखर्जी एंड सन्स जो लिखा था उसको डिलीट कर दिया हुआ है, इरेज कर दिया हुआ है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं फिर से लिख देता हूं। ठीक है, जर्नल ऑफ मुखर्जी जी एंड सन्स। ओके, अब आते हैं भाई साहब हम लोग थर्ड ट्रांजैक्शन पे। थर्ड पे आएंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसका डेट क्या है। डेट हमारे पास 15 मार्च का है। ठीक है ना, क्या डेट हमारे पास 15 मार्च का, हम लोग लिख देंगे भाई साहब मार्च 15। ठीक है, अब ये 15 मार्च के डेट में कहा जाया है कि मैंने क्या कर दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे कर दिया हुआ है। ठीक है ना, बाई चेक। क्या कर दिया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे कर दिया बाई चेक। ध्यान समझिएगा, बहुत ही प्रैक्टिकल है ये। मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकली सारे के सारे एग्जांपल को दे करके समझाऊंगा। मैं जब कोई एक्सपेंस करता हूं तो वहां पे हमारे पास रूल लागू हो जाता है नॉमिनल अकाउंट का। किसका रूल लागू होता है, नॉमिनल अकाउंट का। और नॉमिनल अकाउंट कहता है, भैया देखो, नॉमिनल अकाउंट कहता है ना कि हमारे पास जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनको कर दो डेबिट। डेबिट मतलब बाई। और जो हमारे पास जितने भी इनकम और गेन हैं उनको आप लोग कर दो क्रेडिट। यही बात तो मुझे करनी है। अब यहां पे हमारे पास एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। मैं सॉर्ट कर देता हूं, मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, वरना आप लोग कहोगे सर आप बहुत शॉर्ट लिख दिए। मैं लिख देता हूं, आगे चलता हूं। अब यहां पे मैंने क्या किया हुआ है, इस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को मैंने क्या किया, चेक से पे किया। अब चेक से पे करने का मतलब होता है बैंक से पे करना। अब बैंक से पैसे कटते हैं ना,
तो बैंक किसमें आता है? बैंक आता है पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो रिसीवर है वो डेबिट, एंड जो रिसीव करेगा वो डेबिट, और जो देगा वो हो जाएगा क्रेडिट। तो बैंक क्या कर रहा है? बैंक पैसे ले रहा है कि दे रहा है? बैंक पैसे दे रहा है। तो भैया देखिए यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, क्लियर है? आगे देखिए, अब जब एडवर्टीजमेंट हम लोग पे करेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे करेंगे, तो क्या होगा? हमें सामने वाला भाई साहब, मान लो मैं एक आदमी हूं और मैं चाहता हूं कि अपनी YouTube क्लास का कराऊं एडवर्टीजमेंट। मैं गया एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी के पास, ठीक है ना। मैंने कहा भैया 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 भैया, वो देखा क्या? मैंने कहा कि मेरे को करवानी है अपनी एडवर्टीजमेंट, और एकदम तुम धमाकेदार बनाओ, फोटो वोटो एकदम बकायदे, और किसी हीरो हीरोइन को लेकर के बनाओ फोटो और मेरी एडवर्टीजमेंट कर दो। उसने कहा ठीक, मैं आपकी एडवर्टीजमेंट कर देता हूं। अब जो एडवर्टीजमेंट करेगा उसने तुरंत मेरा चेहरा देखा ही देखा और मुझे क्या कर दिया? 50,000 रुपए का बिल पकड़ा दिया, इंक्लूसिव GST। अब यहाँ पे जब वो मुझे GST के बिल के साथ इनवॉइस पकड़ाएगा, इसका मतलब क्या होगा? मैं GST लेकर के आ रहा हूं ना अपने बिजनेस में, यानी GST क्या हो गया? इनपुट हो गया। इसलिए एक्सपेंस को हम लोग यहाँ पे लिखते समय हम लोग कह देते हैं कि एक्सपेंस क्या हमारे लिए है? एक्सपेंस हमारे लिए हो जाता है इनपुट GST का माध्यम। ठीक है, मैं लिख दूंगा इनपुट CGST अकाउंट, अकाउंट डेबिट, और यहां पे हो जाएगा इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। यहां तक तो मैंने एंट्री कर दी। अब करना क्या आपको है? ठीक है, मैंने यहां मिटा दिया। अब करना क्या आपको है कि आपके पास अमाउंट है पूरा पूरा 40,000 रुपए का, ठीक है ना। तो आपके पास, मैंने कहा कि आपने 40,000 रुपए खर्चा कर दिया, ठीक है ना। आपने 40,000 रुपए खर्चा कर दिया, तो अब क्या करेंगे आप लोग? 40,000 रुपए पे GST लेकर के आएंगे। कितने परसेंटेज? 9%, ठीक है ना। तो 9% GST हो जाएगा आपके पास 3600 रुपीज, और ये हो जाएगा आपके पास 3600 रुपीज। भाई साहब देखिए, जिसको अगर परसेंटेज भी ना निकालने आता हो, ठीक है, तो उसको मैं अलग से बता दूंगा। यहाँ पे कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है कि आपको नहीं आता, आप नहीं आता सीख लो भाई, दिक्कत क्या है, ठीक है। आगे जब हम लोग दोनों को जोड़ते हैं, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, कितनी आ जाएगी वैल्यू? 40 और 6 46, 1 47, ठीक है ना, और 4700 47,200, सही है, एनी प्रॉब्लम? तो आ जाएगा मेरे पास 47,200 रुपीज मेरे पास आ जाएगा। अब मैं लिख दूंगा बहुत प्यार से नरेशन। देखो भाई, मेरे को ना नरेशन लिखने में बहुत मजा आता है, ठीक है। सो बीइंग गुड्स, व्हाट गुड्स क्या कर दिया ना, गुड्स आएगा ही नहीं। बीइंग एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड। एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंस हुआ था उसको मैंने इज्जत से पे कर दिया। कैसे पे कर दी? इज्जत भैया पे कर लो, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग अगले ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। अगला ट्रांजेक्शन कहता है कि परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। मैंने क्या किया हुआ है? फर्नीचर खरीदा हुआ है, किसके लिए? ऑफिस यूज के लिए, और मैंने उसके बाद से उस पर पे कर दिया हुआ है क्या? टैक्स, और पेमेंट कर दिया मैंने किसका? चेक से, पूरे अमाउंट का, ठीक है। तो अब क्या करता मैं यहाँ पे देख लेता हूँ भाई साहब, ऐसा मत करेंगे सर, और बुक देख रहे हैं। मार्च 18 का ये कहानी है, ठीक है। अब जो फर्नीचर है वो क्या है? आ जाओ मुद्दे पे आ जाते हैं। एंट्री कैसे हम लोग करते?
जिसने जर्नल एंट्री चैप्टर नंबर 9 नहीं पढ़ा होगा उसको भी यहाँ से जर्नल एंट्री बढ़िया समझ में आने वाली है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मैं बहुत ही आराम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो लगेगा कि सर बहुत धीरे पढ़ा रहा है, तो आप लोग स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने क्या किया हुआ है, फर्नीचर खरीदा हुआ है। फर्नीचर क्या है, तरीके से काइंड ऑफ एसेट है। एसेट पे लगता है रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज ऑन क्रेडिट, ठीक। तो व्हाट कम्स इन डेबिट तो हमारे पास आ जाएगा भैया, कहा आ जाएगा भैया बताओ, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और फर्नीचर आया तो क्या आया, डाकिया डाक लाया, ठीक है। फर्नीचर आया तो क्या आया भैया, जीएसटी लेके आया ना, तो फर्नीचर आया जीएसटी लाया। इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। पैसा कैसे पे हुआ है, बैंक से पे हुआ है, चेक दिया गया है टू बैंक। अब टू बैंक क्यों है भैया, पूछना मत फिर से, क्योंकि मैंने इसके पहले वाली एंट्री में बताया हुआ है। टू बैंक। फर्नीचर किसने खरीदा, फर्नीचर मैंने खरीदा था, कितने का, 50,000 रुपए का। कितने खरीदा, 50,000 रुपए का, ठीक है ना। अब लग गया मेरे पास इस पर, क्या लगा जी, मेरे पास लग गया इस पर जीएसटी 9%, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो जीएसटी 9 कर जाएगा, 9 5 जा 45, मतलब हो जाएगा 4500, ये हो जाएगा 4500। और बैंक से पेमेंट हो जाएगा इतना इतना इतना, तीनों पेमेंट हो जाएगा बैंक से, हो जाएगा मेरे पास 59,000 ओनली, ठीक है। ये लिख देंगे यहाँ पे, भाई तेज नहीं, गड़बड़ी में हो जाएगा, गड़बड़ी। बीइंग फर्नीचर, फर्नीचर को एसेट, बी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। बीइंग फर्नीचर, व्हाट, क्या किया फर्नीचर, फर्नीचर परचेज्ड फॉर व्हाट, ऑफिस यूज। इतना बड़ा मैंने लिख दिया, लिखने का सोचा होती नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग अगली एंट्री पे। अगली एंट्री कहती है पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग और स्टेशनरी के लिए मैंने कर दिया हुआ खर्चा। और जब खर्चा कर दिया मैंने तो एंट्री भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाना चाहिए मुझे लगता है, लेकिन हाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भाई साहब देख लीजिए डेट क्या है। डेट आपके पास है 25, कितना डेट है 25। देखो भाई मैं छोटा छोटा लिखूंगा, आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो मैंने खर्चा कर दिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी, हाँ हाँ हाँ, स्टेशनरी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। जीएसटी हमारे पास आएगा जब सामान खरीद के लेकर आएंगे, खर्चा करेंगे तो, ठीक है। इनपुट सी जीएसटी अकाउंट, यहाँ लिख दो डेबिट। सो फिर आगे इनपुट एस जीएसटी अकाउंट, यहाँ लिखो डेबिट। और टू पेमेंट कैसे किया हुआ है, पेमेंट चेक से नहीं किया, मतलब क्या किया, पेमेंट कैसे कर दिया हुआ। टू कैश अकाउंट, मीटिंग के लिए खर्चा किया हुआ है 8,000 रुपए, ठीक है ना। तो 8,000 का निकल जाएगा मेरे पास 9%, 9 8 जाओ 72, सो 720, 720। और क्या कर दिया मैंने, मैं कर दूंगा सबको प्लस, ये भी प्लस,
ये भी प्लस, दोनों को प्लस करने के बाद से मेरे पास आंसर आ जाएगा 9440। ओके, तो 9440 आ जाएगा मेरे पास। आगे हम लोग कर लेते हैं भैया नरेशन। बीइंग गुड्स, नो 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 नो, बीइंग एक्सपेंसेस मेड फॉर, प्रिंटर भी तो है। क्या हो गया देखो, प्रिंटर एंड स्टेशनरी। तो यहाँ पे आप लोग अब इसको लिख लीजिए। मेरे पास सारी की सारी एंट्री खत्म हो चुकी है। अब हम लोग पे करेंगे जीएसटी, और जीएसटी को पे करने के साथ साथ हम लोग कर लेंगे एडजस्टमेंट, और वर्किंग नोट भी हम लोग बनाएंगे। वर्किंग नोट बनाने के बाद से हमारे पास हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर डाटा बाय बाय, अगली वीडियो मिलने वाले हैं हम लोग। फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग एंट्री कर लेते हैं, उसके नीचे हम लोग वर्किंग नोट कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं आपको। आगे चलता हूं मैं। तो लाजमी बात है भाई साहब, 31 मार्च को ही हमारे पास एंट्री होती है फाइनल वाली एडजस्टमेंट की एंट्री। सो मार्च 31 एंट्री में लिख देता हूँ। वर्किंग नोट करने के बाद से अमाउंट में लिख देता हूँ, हमेशा की तरह से मैंने लिखा पहले भी। हो जाएगा आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। फिर क्या होगा ये बताओ, आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। फिर क्या होगा, क्या होगा यार, जो इनपुट लेकर आया उसको तो लगाओ, पहले उसको पे करो, सेटअप करो। तो इनपुट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, और यहां पे टू इनपुट एस जीएसटी अकाउंट। क्लियर है। अब हो सकता है कुछ मेरे पास पेमेंट भी करने हो, तो मैं लिख देता हूं टू बैंक अकाउंट। अब मैं यहाँ पे क्यों ऐसे कर रहा हूं, जब मैं आपको यहाँ पे पूरा वर्किंग नोट कर दूंगा, यहाँ पे अमाउंट लिखूंगा, तो आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा। एंट्री भी लिख ही देते हैं भाई साहब, नरेशन भी लिख ही देते हैं ना, काम कर दिए हैं तो कर ही देते हैं। बीइंग एडजस्टमेंट made regarding इतना आपकी बुक में दिया नहीं होगा, नरेशन पेमेंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी कहानी खत्म हो जाती है जर्नल एंट्री वाली। अब कहानी खत्म हो जाएगी, आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग तुरंत बनाएंगे वर्किंग नोट। क्या बन जाएगा, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सीजीएसटी अकाउंट, एसजीएसटी अकाउंट इनपुट वाले को, एसजीएसटी अकाउंट, सीजीएसटी अकाउंट आउटपुट वाले को ऐड करेंगे। सबसे पहले लेते हैं इनपुट सीजीएसटी, कितना आया हुआ पैसा, इसको लिखेंगे। फिर लिखेंगे इनपुट एसजीएसटी को, फिर लिखेंगे हम लोग आउटपुट सीजीएसटी को, फिर लिखेंगे हम लोग आउटपुट एसजीएसटी। इतना पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास इनपुट सीजीएसटी 45,000, 3600, 4500, 45,000, 3600 प्लस 4500। आपकी बुक में जो मैंने जर्नल एंट्री करवाई है ना, उसमें पूरा दिया हुआ है। और आगे मेरे पास है 720। ठीक है ना। अब हमारे पास इनपुट सीजीएसटी इतना है, तो मेरे पास आउटपुट सीजीएसटी भी उतना ही होगा। ठीक है, 45,000, 3600 रुपीज। ठीक है ना, प्लस 4500, क्लियर है, प्लस 720। ठीक है, ये दोनों मिलके हो जाता है 5300, 53,000। क्लियर है,
53,820 इसका भी हो जाता है, और 53,820 इसका भी हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आउटपुट सीजीएसटी के पास। आउटपुट सीजीएसटी के पास हमारे पास केवल कितना था, 72,000 रुपीज था। अब ये मैं कहां से लिख रहा हूं, आपने जो एंट्री करी हुई है ना, तो एंट्री में जितनी एंट्री आपने करी हुई है इनपुट वाली एंट्री को आप लोग यहां रख दोगे, सारे की सारे, चाहे वो सीजीएसटी की इनपुट हो चाहे वो एसजीएसटी की इनपुट हो। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद से आप लोग आगे बढ़ जाओगे। आगे क्या होगा, आगे हमें निकालना है नेट सीजीएसटी पेड कितना हमारे पास है और नेट एसजीएसटी पेड कितना है। आपकी बुक में बहुत ही शॉर्ट में दिया होगा, हम लोग यहां से भी ले सकते हैं कि हमारे पास अगर हम लोग शॉर्ट में करना चाहें तो यहां से दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए इंक्रीज कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे टोटल वॉट इनपुट सीजीएसटी पेड टोटल एसजीएसटी पेड। इसमें कितना आएगा हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो आउटपुट माइनस इनपुट कर देते हैं भैया। 72 माइनस 53,820, यहाँ पे भी 72 माइनस 53,820। ठीक है, ये अमाउंट आएगा 18,180, ये भी हो जाएगा 18,180। ठीक है, अब मैं यहां लिख दूंगा टोटल नेट, इसको मैं हटा ही देता हूं, तो मैं नेट जीएसटी पेड कितना, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। ये आएगा आपके पास 36,360। तो क्या करना है आपको, अब यहां पे हमारे पास, या तो मैं ऐसे कर लूं स्टेप बाय स्टेप, ज्यादा से ज्यादा सिंपल करके, या तो मैं सारे के सारे इनपुट को यहां जोड़ लूं और सारे के सारे आउटपुट को यहां जोड़ लूं, और मैं जब नेट जीएसटी पेड निकालूं तो क्या करूं, मैं यहां पर सबको इकट्ठा कर लूं। ठीक है, उसको हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में कर लेंगे उस तरीके से। लेकिन मैं यहां बात करता हूं कि जब हम लोग जीएसटी को सेटअप करते हैं, तो जो हम लोग इनपुट लेके आते हैं परचेस के टाइम पे या फिर एक्सपेंस इनकर्ड करने के टाइम पे, वो सारा का सारा होता है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो जीएसटी एक्ट के सेक्शन 16, 17, 18 वगैरह में दिया हो तो अलग बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग, और जो हम लोग आउटपुट करते हैं, जो हम लोग सेलिंग करते हैं, तो उसमें जो जीएसटी होता है उसको हम लोग कहते हैं आउटपुट जीएसटी, उसको हमें पे करना पड़ता है। तो जितना मुझे पे करना है उसमें से जो मुझे मिला है उसको माइनस कर देंगे, तो मुझे आता है कि मुझे इतना बैंक से पे करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ भाई साहब, तो आपके पास आउटपुट सीजीएसटी कितना है, 72,000 रुपीज। ब्लैक से करता हूं ना, मजा आएगा, जिंदगी एकदम मौज है। ये हो गया आपके पास 72,000, ये हो गया। इनपुट सीजीएसटी कितना लिखा मैंने यहाँ पे, इनपुट लिखा हुआ है 53,820 टू 53,820, और ये भी मेरे पास है 53,820। आउटपुट से इनपुट पूरा हो गया सेटअप। अब मेरे पास 72 ज्यादा है, मेरे पास 53 कम है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों कंबाइंड सीजीएसटी और एसजीएसटी के कंबाइंड मुझे पे करना पड़ेगा 36,360। मतलब मुझे 36,360 रुपया पे करना पड़ेगा।
तो ये हमारे पास हो जाता है एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लास्ट में कर लेंगे। मैं यहाँ पे हट जाता हूँ किनारे, आप लोग यहाँ पे एक वीडियो में से कैप्चर ले लो, ठीक है, वीडियो में से फोटो ले लो और आप लोग आगे बढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 सीबीएसई के जीएसटी अकाउंटिंग से क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही डीपली समझते हुए कर लिया होगा। इसके बाद से भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बचता है तो आप लोग जरूर बताइए, आपके सही क्वेश्चनों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। और आप लोग थोड़ा सा बताइए मुझे कि मैं किन टॉपिक्स पे, इन चैप्टर्स पे आप सभी को शॉर्ट वीडियो उपलब्ध कराऊं। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।